हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ, as we are discussing the amendments that are relevant for the upcoming May and November 25 examinations one by one. In the last parts, I have covered the amendments in relation to capital gain provisions, the amendments in relation to um, 115 BAC and the tax rates, etc. Now, in this lecture, this part, I am covering the amendments in respect of TDS and TCS provisions. Okay. So overall, if I give you an overview, कोई बहुत major as such changes नहीं आए थे, but again, as I always say, it is important that we keep this in mind as a highlighted point कि कहाँ कहाँ change आया है, and that becomes important from the examination point of view, because there are some amendments in which the rates have been changed and some amendments where the rates have been changed in the middle of the year, like बीच साल के बीच में से rate उन्होंने change किया है. So in those cases, एग्जामिनेशन में आपको बहुत बार वो लोग साल के बीच का डेट देके क्वेश्चन पुट करते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि अमेंडमेंट किधर आया है. सो अगेन दीज लेक्चर्स हेल्प यू टू कीप इन माइंड द अमेंडमेंट प्रोविजन स्पेसिफिकली. ओके, चलिए सो शुरू करते हैं. टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस. The tax rates have been modified and a new section has been inserted. So I will cover it one by one. TDS under 192, 192 is salaries, right? Now salary के ऊपर as such बहुत major कोई change नहीं हुआ है. बस उन्होंने एक और condition डाली है that whenever you are calculating the tax to be deducted in the case of salary. Now how do you calculate the tax to be deducted in case of salary? That is under section 192. तो 192 में आपका कोई specific rate नहीं होता है ना, कि 5% 10% ऐसा कोई rate नहीं है. आप सामने वाले की salary निकालते हो, उसमें जो भी अदर इनकम वगैरह, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, जो भी एम्प्लॉय डिक्लेयर करता है वो सब आप एडलेस करते हो, टैक्सेबल इनकम निकालते हो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हो, एंड देन उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके आप उतने अमाउंट का टैक्स डिडक्ट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, 12 मंथ, सॉरी. सो एक टोटल टैक्स निकाला जाता है साल भर का, एंड अकॉर्डिंगली मंथली आप टैक्स जो है वो डिडक्ट करते हो. आप इन द सेंस एम्प्लॉयर डिडक्ट्स द tax, right? Now what has been added, that while computing the tax which is to be deducted, so what is done normally, suppose मेरी सैलरी इनकम है 12 लाख, है ना, देन उसके ऊपर मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता दिया उनको 2 लाख का, ठीक है. 10 लाख की इनकम हुई लास्ट, मैंने और कुछ अदर इनकम बता दी उनको 50,000 की, तो सपोज मेरी इनकम हो जाती है 10,50,000, ठीक है. नाउ द एम्प्लॉयर कैलकुलेटेड टैक्स ऑन दिस. Let's say the tax comes 1,20,000. From this, for the sake of simplicity, I have taken these figures. Please don't cross check. इस पे ये टैक्स आएगा, आई एम नॉट श्योर, मैंने एक रैंडम फिगर लिया है. डिवाइड बाय 12, सो 10,000 पर मंथ वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा है एज अ टीडीएस, ठीक है. नाउ सपोज मैंने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया था ड्यूरिंग द ईयर, जिसपे मेरा टीसीएस कलेक्ट हुआ था 2061H, तो 1G, सॉरी. तो अब क्या हुआ, मेरा टीडीएस भी हो रहा है हर महीना सैलरी में से, एंड हैव ऑलरेडी गिवन a tax on this foreign remittance, let's say suppose to 60,000 rupees. 60,000 rupees का मैं ऑलरेडी क्या दे चुकी हूँ, टीसीएस दे चुकी हूँ. तो अब मेरा इधर भी टीडीएस हो रहा है, इधर भी टीसीएस हो गया है, तो आगे चल के रिटर्न के टाइम पर क्या हुआ, मेरा रिफंड आ गया. तो वो तो ठीक है, चलो रिफंड मिल जाएगा, बट इतने पीरियड में तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया अननेसेसरी. मुझे जेन्युइनली ये हुआ कि चलो अभी रिटर्न तक वेट करते हैं, फिर वो रिफंड आएगा. सो व्हाट दे हैव सेड कि एम्प्लॉइज जो है वो अपनी टीडीएस कैलकुलेशन में ही अगर इस टीसीएस का क्रेडिट भी दे दे, मतलब एम्प्लॉयर को आप पहले ही बता दो कि भाई मेरा ऑलरेडी 60,000 का टीसीएस हो चुका है, तो 1,20,000 में से 60,000 तो मैंने ऑलरेडी दे दिया बाय वे ऑफ टीसीएस, तो आप सैलरी में से सिर्फ कितना डिडक्ट करो, बचा हुआ 60,000, तो दैट विल बी अ बिट इजियर फॉर मी. गेटिंग द पॉइंट. सो क्या बोल दिया उसने कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of October, इट हैज बीन प्रपोज्ड, so basically it is now passed, it has been amended to consider all the TDS and TCS collected to be taken into account for TDS under 192. तो किसी और सेक्शन में अगर आपको TDS हो रहा है, आपको पता है वो इनकम इसमें इंक्लूडेड है, तो उस पर TDS जो हो रहा है वो, या ऐसे जो TCS हुआ है जैसे LRS के ऊपर, वो भी आप इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दो, वो उसको भी कंसिडर करके फिर नेट टैक्स डिडक्टेबल जो है वो कैलकुलेट करेगा. गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज हाउ इट शुड बी कैलकुलेटेड, है ना. चलो, सो सिंपल है, बहुत सा मेजर कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है.
193 is interest on securities. Again, not much change. The particular section has provided relaxations to some of the bonds and some nature of securities. उस पर्टिकुलर प्रोविजो को सब्सटीट्यूट किया है. वन ऑफ द प्रोविजो हैज बीन सब्सटीट्यूटेड एंड उसमें कुछ बॉन्ड्स में नए बॉन्ड्स ऐड हुए हैं, कुछ बॉन्ड्स चेंज हुए हैं. सो बेसिकली नाउ दीज बॉन्ड्स 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, 7.75% savings taxable bonds 2018, floating rate savings bonds 2020, taxable or other security of central government as may be notified. So again, is nothing contained in this clause shall apply to the interest exceeding 10,000 rupees payable during the financial year on these bonds. So then this particular provision will not be applicable. Now this is the proviso to the clauses which mention that किस पे TDS नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसका proviso है that provided nothing in this clause. Now this clause, so which clause? This talks about clause 4, which had specifically mentioned interest payable on the securities of central government. So I'll give you the idea. 193 बोलता है interest on securities पे TDS करो. फिर 193 में कुछ लिस्ट दी गई है कि इन सब सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस नहीं किया जाएगा, जिसमें से एक जो आपका क्लॉज 4 है वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं किया जाएगा. इस क्लॉज का जो प्रोविजो था पहले वो अभी सब्सटीट्यूट करके ये प्रोविजो है. तो बेसिकली इन केसेस में अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है, क्या बोल रहा है वो देखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द इंटरेस्ट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज ऑन सच बॉन्ड्स. तो इन बॉन्ड्स पे अगर 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट जाता है तो उसके ऊपर टैक्स विथहोल्ड करना पड़ेगा. ओके, चलो आगे चलते हैं. 194 में डिटेल में नहीं ले रही हूँ, मैंने ऑलरेडी जब आपको कैपिटल गेन के प्रोविजंस पढ़ाए तब वी हैव डिस्कस 194. सो बेसिकली 194 इज टीडीएस ऑन डिविडेंड्स. अ न्यू सेक्शन हैज बीन एडेड इन सेक्शन 222, दैट इज 222F, दैट इज बायबैक के केस में डिविडेंड कब कैसे कितना माना जाएगा इन ऑल दोस थिंग्स. उसके ऊपर टीडीएस भी 194 में करना पड़ेगा. सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October बायबैक हैज बीन अबॉलिश्ड. It will be taxed as dividend in the hands of the shareholders. उसके ऊपर TDS होगा 194 में. So I've covered this in the that video. You can refer that video for the same. So nothing changed. इतना ही है बस कि 194 अब से 222A से E के साथ साथ F पे भी किया जाएगा. 194C इज कॉन्ट्रैक्ट. सीधा सिंपल सा सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपको टीडीएस विथहोल्ड करना पड़ेगा. ना कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या होती थी, कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट है वो या तो 1% है या तो 2% है, करेक्ट. और आप अगर बात करो प्रोफेशनल फीस की तो प्रोफेशनल फीस में रेट इज 10% एंड प्योर टेक्निकल है तो रेट इज 2%, है ना. तो अब क्या होता था, बहुत सारे there are some nature of services which are akin to professional or which are contract. प्रैक्टिकल सिनेरियो में इट इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. तो हम जब पढ़ते हैं एग्जाम के लिए तब तो बहुत सीधे सीधे याद हो जाता है हमको कि कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा है, डेफिनेशन ऑफ वर्क में आ रहा है तो सी का सेक्शन लगाओगे, प्रोफेशनल है तो जे लगाओगे. बट व्हेन यू गो इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो थिंग्स आर नॉट दैट इजी. ठीक है, कि सी और जे बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं करते आता. तो उस एक गैप का कहीं ना कहीं बेनिफिट लेके there were a lot of people, what they used to do, they used to try to shift that TDS of J to C. Shift in the sense उसको C की डेफिनेशन में घुसाने की कोशिश कर देते थे कि भैया ये तो C नेचर का ही, J नेचर का है ही नहीं, और उसको 2% में डाल दो तो शॉर्ट मतलब कम डिडक्शन करके काम चल जाएगा. तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोल दिया है अब कि दिस 194C में दे हैव स्पेसिफिकली कंसिडर्ड दैट definition of work will not include, first तो ये था ही, manufacturing or supplying a product according to the requirement of customer by using material purchased from a person other than such customer or associate, ये already उसमें था. और any sum referred to in subsection 194J subsection 1. So 194J1 में अगर कोई ट्रांजैक्शन कवर हो रहा है तो उसको उन्होंने वर्क से बाहर कर दिया, मतलब वो कभी भी सी में नहीं जा सकता. जो ये एक क्रॉस एप्लीकेबल कर देते थे लोग कि जे सी मिलता जुलता है, चलो इसको सी में डाल देते हैं, वो अब पॉसिबल नहीं है.
यू हैव टू स्पेसिफिकली प्रूव कि 194J1 से इसको तुमने बाहर कैसे किया, इफ इट इज अ ट्रांजैक्शन विच इज गेटिंग कवर्ड अंडर 194J सबसेक्शन 1। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल है, सिर्फ प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल में ही जाना है, उसका कोई लूप होल को ढूंढने की कोशिश करके सी में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। चलो, नाउ 194IA टॉक्स अबाउट इमोबल प्रॉपर्टी। इमोबल प्रॉपर्टी में देयर वर अ लॉट ऑफ केसेस where in today's scenario we can see that people are purchasing joint properties है ना, more than one holders वाला केस होता है। तो अगेन देयर वाज अ कंफ्यूजन कि जब आप मोर देन वन होल्डर है, सपोज मैं दो लोग मिल के प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग दोनों मिलकर के एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है 60 lakhs, तो मैंने 30 दिया, उसने 30 दिया, तो डीडीएस होगा कि नहीं, या सेलर, जो सेलर है वो जॉइंट सेलर है, तो टीडीएस होगा कि नहीं। सो बेसिकली हाउ टू डिटरमाइन दैट टीडीएस फैक्टर, कंसिडरेशन फैक्टर, इफ देयर आर मोर देन वन ओनर्स और सेलर्स। ओके, जॉइंट केसेस में कंसिडरेशन दोनों का मिला के मानोगे कि इंडिविजुअल 50-50 लाख से ऊपर होना चाहिए, कैसे आप टीडीएस कैलकुलेट करोगे। सो व्हाट दे हैव क्लैरिफाइड, इन केस ऑफ मोर देन वन ट्रांसफरी और ट्रांसफरर, मतलब अगर दो बायर हैं या दो सेलर हैं, दोनों दोनों केसेस कवर करें, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन शैल बी कंसिडर्ड। सो व्हाट दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन, वेयर देयर इज मोर देन वन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, that is 1% वाला जो TDS होता है, if the consideration is more than 50 lakhs, then the consideration shall be aggregate of the amounts paid or payable by all the transferees to the transferer or the transferers for transfer of such immovable property। मतलब suppose A and B are purchasing a property which has a value of 70 lakhs and the property is sold is also jointly owned by C or D। ठीक है, मतलब बेचने वाले भी दो का जॉइंट ओनरशिप थी, खरीदने वाले भी अब दो जॉइंट ओनरशिप में खरीद रहे हैं, एग्रीगेट वैल्यू इज मोर देन 50, टीडीएस विल गेट अट्रैक्टेड। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसका 50% शेयर है, इसका 50% शेयर है, तो इसने तो 35 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, इसने भी 35 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो हम टीडीएस नहीं करेंगे। नो, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज इन द केस ऑफ जॉइंट परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज और सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। चलो, नाउ देयर आर सम टीडीएस रेट्स व्हिच आर मॉडिफाइड, सो आई हैव जस्ट प्लॉटेड इट एज अ टेबल। इसमें चेंज सेक्शन में नहीं है, सिर्फ टीडीएस रेट्स रिलैक्स करी गई हैं। 5% के जितने भी रेट्स थे उन सबको 2% कर दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो DA आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कमीशन, सॉरी इंश्योरेंस, आपका 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट, जो हमारा कंसिडरेशन का पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। G is commission on lottery tickets, H is commission on brokerage, general commission of brokerage, IB payment of rent by certain individuals or HFs, M payment of certain individuals by individual family, तो 194C 194H और J से जो बाहर होते हैं इंडिविजुअल्स वो M में कवर होते हैं। 194O is e-commerce operator which is now reduced to 0.1% to bring it in line with 194Q and 206C1H। तो उनका कहना क्या है कि देखो अल्टीमेटली तो 194O भी लग तो परचेज सेल ऑफ गुड्स पे ही रहा है, तो जब परचेज सेल ऑफ गुड्स का जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है वो 0.1% का टीडीएस रेट है, और यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन है तो गुड्स का ही, बस इट्स द डिफरेंस दैट इट इज थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दैट इज द ओनली डिफरेंस कि वो अमेजोन के थ्रू हो रहा है रादर देन अ डायरेक्ट परचेज सेल। तो फिर इसमें रेट ज्यादा क्यों रखनी है, उसको सोचते हुए उन्होंने उसको क्या कर दिया, 0.1% कर दिया। सो दीज आर द रेट्स दैट हैव बीन चेंज्ड, है ना। चलो, now 194F section was omitted। चलिए, now TDS rates for non-residents 115A B A C talk about some specific incomes in the hands of non-residents। उन इनकम्स में जहां जहां कैपिटल गेन इनकम थी 115A B A C में, वहां पर एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कैपिटल गेन दैट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट्स हैव नाउ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 10 to 12.5। सो सिमिलरली यहाँ पर उन्होंने जो TDS रेट्स हैं वो भी 10 से 12.5 कर दिया, 196 एंड 196C। ओके, सो 115AB और AC में जो नॉन रेसिडेंट्स की इनकम होती है, अगर कैपिटल गेन से है और अगर 23 जुलाई या उसके बाद का ट्रांसफर है तो वो 10% की जगह 12.5 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द कैपिटल गेन अमेंडमेंट प्रोविजंस। ऑल द कैपिटल गेन रेट्स आर नाउ 12.5% इररिस्पेक्टिव ऑफ 112A 112 वगैरह वगैरह, सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, वो उन्होंने रैशनलाइज कर दिया, है ना। चलो, 197 194Q इज नाउ ओके, दिस आई विल टेक टुगेदर, एक पहले इतना समझते हैं। तो यहां तक अभी हम लोगों ने मेन बात करी। सी,
In TDS, there are broadly two categories. First, TDS or TCS. First is the rates and all those things. रेट कौन सा लगेगा, थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, सेक्शन कब अप्लीकेबल होगा, वगैरह वगैरह. एंड सेकंड इज द प्रोसीजरल पार्ट. डिडक्ट कर दिया तो टैक्स कब तक पे करना है, टैक्स रिटर्न कब तक भरना है टीडीएस का, देन वो रिवाइज हो सकता है क्या, देन टीडीएस के असेसमेंट्स कब तक हो सकते हैं वगैरह, राइट. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. Now, I have told you the amendments in the first part, tax rates and all those things. The major amendments that were in the rate related aspects that I have covered. Now, I am taking the new section that has been added. So, 194T is a new section that has been added in the budget 2024, which is to be operational with effect from 1st of April 2025. Now, what this particular statement section says: TDS on payment of salary, remuneration, interest, bonus or commission by partnership firms to partners. ठीक है, तो न्यू सेक्शन 194T हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. क्या बोला है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन देती है, तो पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देती है वो अभी तक ना 192 में कवर हो रहा था, ना 194J में कवर हो रहा था, वो कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा था. डायरेक्टर रेम्यूनरेशन उन्होंने स्पेसिफिकली J में डाल के रखा है, लेकिन एज सच पार्टनर रेम्यूनरेशन के ऊपर टीडीएस का कोई सेक्शन नहीं था. तो वो एस तक तो आ ही चुके थे, अभी वो टी लेकर के आ गए हैं. सो टी में उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई 20,000 से ऊपर अगर तुम पार्टनरशिप फर्म को रेम्यूनरेशन देते हो तो फिर तुम्हारा टीडीएस जो है वो फर्म डिडक्ट करेगी 10% के रेट से. सिंपल सा सेक्शन है. नाउ इसी के साथ साथ देयर इज अनदर अमेंडमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस सेक्शन, आई एम कवरिंग इट हियर ओनली. सो द लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन इज नाउ enhanced, the other conditions being same. 40B is the limit that prescribes the maximum amount of remuneration that can be paid, right? So पहले ये क्या था, up to 3 lakhs of book profit, the maximum remuneration is 90% or 1,50,000. 90% of book profit or 1,50,000, whichever is higher, right? So up to 3 lakh, or in case of loss, this was the maximum remuneration, and on the balance 60% of the book profit can be distributed as remuneration of the partners, right? ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा है. Now this has been revised. 3 lakh has become 6 lakhs now, and this 1,50,000 has become 3 lakhs now. This is the only change in that. So तो एक तरीके से आपको रेम्यूनरेशन देने का जो लिमिट है वो अभी बढ़ गया है ना, ज्यादा रेम्यूनरेशन कंपनी जो है वो दे सकती है अपने पार्टनर्स को, राइट, विद इन दैट लिमिट. चलिए, now this is the provisions relating to the tax rate and TDS deduction, collection, all those things, the major amendments. Now let us talk about the procedural aspects. There is a provision relating to lower deduction of tax, राइट. एलडीसी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट रहेगा कि हमने गवर्नमेंट को बता दिया है कि भाई हमारा टैक्स जो है वो सेक्शन में अगर 10% का रेट है, बट मुझे मेरी इनकम इतनी ज्यादा है नहीं, तो मुझे एक 2% का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दो. गवर्नमेंट को लगता है हाँ भाई वैलिड है, तो गवर्नमेंट मुझे एक सर्टिफिकेट दे देती है. वो सर्टिफिकेट अगर मैं मेरे डिडक्टर को देती हूँ तो वो मेरा जो टीडीएस है वो 10 की जगह पर 2% के रेट से डिडक्ट करेगा, बराबर. दैट इज लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, LDC 197. नाउ in that case 94Q is also added with effect from 1st October. अभी 194Q में already 0.1% का TDS रेट है, पता नहीं लोअर डिडक्शन करके और कहाँ नीचे जाना है इनको, but fine, they have now included. Earlier 194Q was not included, मतलब 194Q के लिए आप LDC नहीं ले सकते थे, अब आप 194Q के लिए भी LDC ले सकते हो, ठीक है. दूसरा सेम केस was there for 206C1H. तो लोअर कलेक्शन, जैसे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हुआ वैसे लोअर कलेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वहां पर भी 206C1H को इंक्लूड कर दिया है. सिमिलर 194Q 206C1H दोनों पहले नहीं थे, दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में स्थान दे दिया गया है ना. चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट ऑफ टैक्सेस इन इज इनकम. whenever there is a tax that is deducted in your hands, that is your income, बराबर. मतलब मेरी बैंक एफडी है जिसपे मुझे साल भर में 60,000 का इंटरेस्ट मिला, उस 60,000 की इंटरेस्ट पे 10% से मेरा 6,000 का टीडीएस हुआ, तो मैं मेरे रिटर्न में इनकम 54,000 की ऑफर नहीं करती हूँ, इनकम में कितने की ऑफर करती हूँ, 60 की. सो मेरा जो टीडीएस हुआ है दैट इज अ पार्ट ऑफ माई इनकम. नीचे हम क्रेडिट लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट दैट टैक्स विच इज डिडक्टेड इज अ पार्ट ऑफ माई इनकम. नाउ देयर वाज अ लूप होल इन सेक्शन 198
in respect of taxes which were paid outside India. So people used to claim the credit but did not offer that tax paid outside India in the income. आ रही है बात समझ में? जो टैक्स अमाउंट है वो इनकम में जोड़ते नहीं थे, क्योंकि जो सेक्शन था पहले वो क्या बोलता था कि इनकम पेड आउटसाइड इंडिया, मतलब 198 सेक्शन वुड रीड that whatever taxes you have paid as per the provisions of this chapter मतलब इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर will be considered as a income in your hand. तो लोगों ने लूप होल क्या निकाला कि भाई तुम बोल रहे हो कि इस चैप्टर में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो मेरी इनकम माना जाएगा, मतलब अगर बाहर की कंट्री में मैंने कोई टैक्स पे कर दिया तो फिर वो इनकम में ऐड होगा, ऐसा तो आपने लिखा ही नहीं है. तो सेक्शन वाज all sums deducted in accordance with the foregoing provisions of this chapter shall be deemed to be the income received. तो लोग क्या करते थे, जिनका फॉरेन टैक्स पे हुआ है, मतलब सपोज मेरी फॉरेन इनकम है, मुझे फॉरेन में 50 लेट से $5,000 की सैलरी मिली, $5,000 पे मेरा टैक्स विथहोल्ड हुआ $500 और मेरे बैंक में आया है 4,500. नाउ एज पर सेक्शन 198 ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये जो बाहर का टैक्स है ये मेरी इनकम में ऐड होगा. आइडियली होना चाहिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बट लिखा नहीं है. एंड मैं क्रेडिट तो लूंगी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो मैं नीचे लूंगी मेरे सेक्शन 90, 91 और उन सब के कंप्यूटेशंस के अकॉर्डिंग. सो दे हैव एडेड स्पेसिफिकली कि क्या बोला अभी उन्होंने, all sums deducted in accordance with this chapter and income tax paid outside India by way of deduction in respect of which an assessee is allowed credit against the tax payable will also be covered. तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई लूप होल्स मत ढूंढो, ये $500 भी जुड़ेंगे, मतलब तुम ऐड जब करोगे जीटीआई टीआई निकालोगे तब $5,000 लिया जाएगा, नीचे 500 का क्रेडिट अलग से ले सकते हो. गेटिंग द पॉइंट? So this is about the credit of taxes. The time limits to revise the TDS and TCS returns has been fixed. So earlier there was no time limit to revise the TDS or TCS returns. अब 2007-8 कभी का भी TDS return आज भी revise कर सकते थे. With effect from 1st of April 25, this time limit has been brought in. So what has been said? No TDS return can be revised after the expiry of 6 years from the end of the financial year in which the return was to be filed, and similar change has been in TCS. तो जब फाइल करना चाहिए था उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 साल तक आप रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद आप टीडीएस रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हो, राइट? सिमिलर चेंजेस इन TCS. ऑल्सो 201 दैट इज TDS प्रोसीडिंग्स, उसमें भी टाइम लिमिट का थोड़ा सा चेंज किया है, एंड नॉन रेसिडेंट्स आर इंक्लूडेड इन द परव्यू. सो अर्लियर द टाइम लिमिट वाज 7 years, कब तक आपके असेसमेंट ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, वो 6 साल कर दिया है. तो क्या बोला है देखो, नो ऑर्डर शैल बी मेड डीमिंग अ पर्सन टू बी असेसी इन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स और एनी पार्ट, मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो असेसी इन डिफॉल्ट का जो ऑर्डर देता है टीडीएस का डिपार्टमेंट, वो कब तक दिया जा सकता है? एट एनी टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 years from the end of the financial year in which the payment is made or credit is given, or 2 years from the end of the financial year in which the correction statement is delivered, whichever is later. तो या तो जिस साल पेमेंट हुआ क्रेडिट हुआ उसके एंड से 6 साल, ये पहले 7 साल था, 6 साल, और 2 years from the end of the financial year in which the tax correction statement is filed, मतलब टीडीएस रिवाइज किया है आपने, whichever is later. तो सपोज आपने पेमेंट किया या क्रेडिट किया है लेट से 15th of July 2015 को, है ना? तो ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? मार्च 2016, यहां से 6 साल, है ना? और सपोज ये जो रिटर्न था जिसमें ट्रांजैक्शन शो हुआ वो आपने रिवाइज किया था आपने इसको लेट से जून 2019 में, ठीक है? तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी मार्च 2020. तो मार्च 2020 प्लस 2 years, ये दोनों में से विच एवर इज लेटर तब तक ऑर्डर दिया जा सकता है. इसके बाद डिपार्टमेंट असेसी इन डिफॉल्ट का ऑर्डर आपको नहीं दे सकता, वो टाइम बार ऑर्डर माना जाएगा. आप बोल सकते हो दिस इज एन इनवैलिड ऑर्डर, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस. ओके, सिमिलर अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन TCS. नो ऑर्डर शैल बी मेड डीमिंग अ पर्सन फॉर असेसी इन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स from on any person after the expiry of 6 years from the end in which the tax was collectible, or 2 years
from the end in which the correction statement whichever is later. उसके बाद तो 7 से इसको 6 कर दिया. Also now they have made this any person, earlier it was residents. तो एक तरीके से नॉन रेसिडेंट्स को भी इसमें कवर कर लिया गया है. So these are the provisions that have been amended. Lastly, alignment of interest rate for late payment of TCS. तो TDS में तो आपको पता ही है, लेट डिडक्शन लेट पेमेंट दो रेट्स है, 1.5% और 1%. So लेट डिडक्शन 1% per month or part of month, late payment for 1.5% per month or part of month, right? Now this has been aligned. TCS rates were different, so TCS rates are also aligned same to TDS. सब similar कर दिया उन्होंने. तो अब उन्होंने क्या बोला, अगर कलेक्ट नहीं किया तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ मंथ, और कलेक्ट करके पे नहीं किया तो उसको भी बढ़ा के अब उन्होंने 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ कर दिया है, ताकि दोनों में सिमिलैरिटी रहे. पहले छूट गया होगा उन लोगों से जब उन्होंने सेक्शन लाया होगा तब. अब उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, ये तो अलग अलग चल रहा है, इसको सेम पैरिटी पे लाके खड़ा कर दो. So these are the amendments that have been brought in for TDS TCS provisions. If you want, I can share this file with you so that you can go through it. And these are the major amendments I have covered, which are most relevant from the examination point of view for the TDS provisions. Now, wherever the rates have been changed in the middle of the year, please focus that these provisions would be applicable from that particular date. तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, so keep this in mind that the rate has to be changed. Okay, so this is all about the TDS rates. Go through these provisions and feel free to discuss if you have any doubts. All the best.